स्टूडेंट, तो ये हमारा क्लास 11 रसायन विज्ञान की मूलभूत आवश्यकताओं के यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 11 में, जिसमें हम बात करने वाले हैं और सांद्रता पदों की। इससे पहले हमने बात की थी, पिछला लेक्चर देखेंगे तो मोलन्स की, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं मोलरता के बारे में। मोलरता क्या है, देखो लेक्चर नंबर 11 है, इसमें मिटा रहा हूं मैं। देखो मोलर, ये भी सांद्रता की टर्म है। हमने पढ़ा था कि मोलरता कैसी राशि है। अगर हम बात करें सांद्रता वाली, तो इसमें ये हमने लिखी थी प्रतिशत W/V थी, द्रव्यमान आयतन सांद्रता के पद में के रूप में थी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम बोलेंगे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों, या कभी कभी ग्राम मोल भी लिखा रहता है ना, विलेय के मोलों या ग्राम मोलों, एक ही बात होती है, हम जानते हैं। ग्राम मोलों की संख्या को बिलियन की संख्या को बिलियन की क्या कहते हैं, बिलियन की मोलरता कहते हैं। विलयन की मोलरता कहते हैं। आप चाहे डेफिनेशन लिख सकते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको m से दर्शाते हैं, कैपिटल M से इसको दर्शाया जाता है। और एक ऐसी राशि होती है प्रतिशत W/V, द्रव्यमान आयतन संबंधी। दिख भी रहा है कि ग्राम विलेय के मोल किसमें, ग्राम मोलों की संख्या, और नीचे क्या आएगा, आयतन आएगा। ठीक है, देखो तो मैं लिखूंगा कि मोलरता बराबर क्या, मोलरता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। ठीक है, बराबर क्या आएगा, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, बटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। ठीक है, ये क्या होती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है, अगर आयतन ml में दिया हो तो क्या करें, तो देख, अगर आयतन ml में दे रखा हो, आयतन को अंग्रेजी में बोलते हैं वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इन ml, तो क्या करें मोलरता निकालने के लिए, मोलरता बराबर विलेय के मोल। विलेय के मोलों को दर्शा सकता हूं मैं WV से। ठीक है, विलयन का आयतन V में, तो ये क्या आ जाएगा, WV अपन सॉल्यूशन का क्या, वॉल्यूम। और अगर वो ml में है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। एक तो ये फॉर्मूला बना। ठीक है, बना कि नहीं बना, सॉल्यूशन का ही तो वॉल्यूम है। अरे वी से रिप्रेजेंट कर देंगे वो आयतन को, वॉल्यूम बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक चीज देखो आप, अगर मोल नहीं दे रखे हो, ग्राम में मात्रा दे रखी हो, तो मोलरता का क्या सूत्र बनेगा, क्योंकि मुझे पता है कि किसी को मोल निकालने के लिए क्या तरीका है दिया गया। जैसे मैं विलेय की बात कर रहा हूँ, WV/MB, विलेय के ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार है ना, मैं MB में दिखा रहा हूँ। तो मोल बटे ही तो होता है, मोल बटे विलयन का आयतन। तो मोल बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ तो विलेय के मोल NV, विलेय के मोल का मतलब NV के रूप में दर्शा रहे हैं। मोल नहीं दे रखे, ग्राम में मात्रा दे रखी, तो W/MB हो जाएगा। मोल निकालने के लिए दिया गया भार बटे अणुभार, तो कैसे लिख सकते हैं, मोलरता का एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, WV/MB, विलेय के मोल बटे विलेय का अणुभार इनटू आयतन। और अगर ml में है तो किससे मल्टीप्लाई रहने देंगे, 1000 से। और अगर लीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई या गुणा नहीं रहने देंगे। ठीक है, ये आ गया। एक चीज बताता हूं मैं आपको, इससे एक फॉर्मूला और बन सकता था। अगर ये तो अगर मोल नहीं दे रहा, ग्राम में मात्रा दे रखी, तो ये बन जाएगा। यदि विलेय की मिलीमोल दे देता, मिलीमोल दे देता मोल की जगह, तो मिलीमोल, मिली का मतलब होता है 10⁻³ होता है कि नहीं होता, तो मोलरता का एक सूत्र और बन जाता। ये आपके यहाँ लेवल का काम का तो नहीं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से ये काम का है। अगर विलेय के मिलीमोल दे देता, ये जो मोल है ये मिलीमोल कर देता, तो मिली का मतलब 10⁻³, तो क्या सूत्र बनता, फिर सूत्र बनता कि मोल, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, आयतन किसमें, ml में। ये सूत्र बनता। ये सूत्र कैसे बनता कि ml में होता है तो किससे गुणा करते हैं, 1000 से,
और अगर मिली मोल है तो मिली मोल की जगह मोल तो लिखेंगे, लेकिन मिली लिख रहा है तो क्या लिखेंगे 10⁻³ तो 10⁻³ और 1000 इसका मतलब आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि 10⁻³ का मतलब भी क्या है 1/1000, यही तो 10⁻³ का मतलब, नीचे जाएगा 10⁻³ तो 1/1000 ही तो हुआ, तो 1000 से 1000 क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो एक सूत्र मोलरता का ये भी बन गया कि विलेय के मोल अगर ये मिली मोल के रूप में है, किस रूप में है, मिली मोल के रूप में है विलेय के मोल, है ना, और आयतन ml में, ml में तो 1000 से गुणा, मिली का मतलब 10 की घात क्या होता है -3 मोल, तो 10⁻³ से करेंगे यहाँ लिखेंगे तो ये 1000 ml में तो 1000 दे रखा है, तो इससे ये कट जाएगा, तो एक सूत्र ये बन गया ml में, ठीक है। अगर कहीं मोलर, ये क्या मोलरता आपको क्वेश्चन में और अलग अलग तरीके से देता है, कैसे देता है, जैसे मैं बात करूं आप लोगों को बताऊं कि कहीं लिख रहा है जैसे डेसीमोलर, कहीं लिख रहा है जैसे मिलीमोलर, तो ये क्या है, पेंटीमोलर लिख रहा है या सेंटीमोलर लिख रहा है, तो ये क्या है, देखो कहीं लिख रहा है सेमीमोलर, सेमीमोलर, सेमीमोलर का मतलब होता है m/2, ठीक है। कहीं लिख रहा है पेंटीमोलर, पेंटीमोलर, इसका मतलब आपको सांद्रता जो मोलरता जो लेनी है वो लेनी m/5, ठीक है। कहीं लिख रहा है डेसीमोलर, डेसीमोलर, तो आपको लेनी है सांद्रता मोलरता लेनी है m/10। कहीं लिख रहा है सेंटीमोलर, सेंटीमोलर, तो आपको सांद्रता लेनी है m/100। कहीं लिख रहा है मिलीमोलर, तो मिली का मतलब तो हम जानते हैं 10⁻³ होता है, तो आपको सांद्रता लिखनी m/1000 के रूप में, ठीक है। कहीं लिख रहा है सेमीमोलर तो m/2, कहीं लिख रहा है पेंटीमोलर तो m/5, कहीं लिख रहा है डेसीमोलर तो m/10, और कहीं लिख रहा है सेंटीमोलर तो m/100, और कहीं लिख रहा है अगर मिलीमोलर तो क्या आएगी m/1000। ये क्वेश्चन करने के लिए काम में आती है, जो क्वेश्चन हमारे लिए आते हैं, हम नीट वगैरह की तैयारी करते हैं वहां पे भी ऐसे दे देता है और हमसे पूछ लेता है। आपसे पूछे कि ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा इस पे, मोलरता पे, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव तो पड़ेगा, ये तो पक्का है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि नीचे क्या किसका भाग लग रहा है, आयतन का, आयतन का भाग लग रहा है, ठीक है। आयतन का भाग लग रहा है तो मुझे पता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि मोलरता और आयतन एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, दिख भी रहा है मुझे, ठीक है। ये समझने के हिसाब से एक ये पूरा मतलब बताया गया है कि मोलरता क्या है। हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे और किस तरीके से इस पे और क्या क्या बन सकता है, ठीक है। मैंने 3 फॉर्मूले बताए कि विलेय की मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, यही मोलरता होती है। अगर मोल नहीं दे रखे हैं इसको कैसे लिखेंगे, तो हमने हिंदी में लिख दिया, इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, विलेय के मोल एनवी दिखा रहे हैं और विलयन का आयतन अगर ml में है तो कितने से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। अगर मोल नहीं दे रखे, ग्राम में मात्रा दे रखी है, तो विलेय के मोल निकालने का क्या तरीका है, विलेय का भार बटे अणुभार, तो WV/MB मतलब विलेय का भार जो दिया गया है बटे अणुभार, और ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। अगर विलेय के मोल नहीं दिए गए हों, मिली मोल दिए हुए हों और आयतन ml में दिया हो, तो मिली मोल का मतलब होता है 10⁻³ मोल, तो 10⁻³ मोल लिखेंगे, और ml में आयतन है तो 1000 से गुणा करते हैं, तो 1000 से 1000 ये 10⁻³ और 1000 का, क्योंकि 1000 को भी कैसे लिख सकते हैं 10⁻³ और मिली मोल का मतलब भी क्या 10⁻³ 10⁻³ से 10⁻³ क्या उठ जाती, कट जाती कि नहीं कट जाती दोनों, 10⁻30 से 10⁻³ तो ये जाता कि अगर विलेय के मिली मोल दे रखे हैं तो क्या रखेंगे कि विलेय के मिली मोल बटे विलयन का आयतन किसमें, ml में, ये इसका जवाब। आप इसको लिखें, फिर हम लोग आगे और बात करते हैं। मोलरता के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और देखते हैं हम लोग, देखो क्या है मोलरता के लिए। तन्यता के सूत्र क्या होते हैं, हम लिखते हैं 2 सूत्र जो हमारे क्वेश्चन करने में, न्यूमेरिकल करने में काम आएंगे, लिख देखो। एक सूत्र तो क्या है, यदि ज्ञात मोलरता वाले सांद्र विलयन से दूसरा तनु विलयन बनाया जाए तो ये कह रहा है
कि मेरे पास कोई एक ज्ञात मोलरता का कोई विलयन है, तो उसमें उसको मैं तनुकरण कर दूं, तो फिर तनु विलयन की मोलरता मैं कैसे निकालूं। मतलब देखो ये कह रहा है कि यदि ज्ञात मोलरता वाले सांद्र विलयन से दूसरा तनु विलयन, तनु विलयन का मतलब उसको क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, जैसे कोई उसमें जो मैंने पानी और मिला दिया, तो फिर उसके बाद मोलरता क्या होगी, करने पर किया जाए तो विलयन की मोलरता, तो विलयन की मोलरता। क्वेश्चन कैसे आएगा, इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे। सूत्र क्या है पहले ये सोच देखो। तो विलयन की मोलरता क्या निकालें, क्या सूत्र है, M1V1 बराबर M2 और क्या V2, ये इसका क्या है सूत्र है निकालने का। ये कह रहा है कि कोई इतनी मोलरता का, जैसे 5 मोलर विलयन है 250 ml में, ठीक है, तो आप अगर आयतन को बढ़ाकर इतना कर दिया जाए, उसको और किसी में जैसे पानी मिला देंगे तो वो क्या होता चला जाएगा, विलय की मात्रा कम होती चली जाएगी। तो वो चीज़ तनु होती है, जिसमें विलय की मात्रा कम हो जाती है। किसी विलायक में विलय डालते हैं वो कम है, वो कम कब होगा, जब विलायक बढ़ेगा। जैसे जल में मैं डाल रहा हूँ, कोई चीज़ डाल रहा हूँ, चीनी डाल रहा हूँ मैं, है ना, जल को बढ़ाता जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं इस विलयन को क्या कर रहा हूँ, तनु कर रहा हूँ। तनु का मतलब पतला कर रहा हूँ एक तरीके से, ये है उसका कहने का तरीका, ठीक है। तो जब मैं और आयतन बढ़ा दिया तो फिर मोलरता क्या आएगी, तो उसका क्या सूत्र है, M1V1 बराबर M2V2। मैं बोलूँगा कि M1 क्या है, M2 क्या है, V1 क्या है और V2 क्या है। तो मैं बोलूँगा M1 है ज्ञात विलयन की मोलरता, जो मेरे पास ऑलरेडी ज्ञात सांद्र विलयन था उसकी क्या मोलरता। ये क्या है M2 का मतलब अगली सांद्रता क्या है, तो हम बोलेंगे अज्ञात विलयन की मोलरता, अज्ञात विलयन की मोलरता। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि आपका इतना मोलर विलयन है, इतने ml उसमें, तो अगर मैं आयतन को बढ़ाकर और कर दूं तो फिर मोलरता क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आएगा। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो V1 क्या है, ज्ञात आयतन, ज्ञात विलयन का आयतन, और V2 क्या है, अज्ञात विलयन का आयतन, अज्ञात विलयन का आयतन, ठीक है, आयतन। देखो इसको मिटा के लिख देता हूं। एक सूत्र तो ये हुआ, एक सूत्र और क्या है जो काम आने वाला हमारे लिए न्यूमेरिकल करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूं। देखो यदि समान विलेय पदार्थ, समान विलेय पदार्थ मतलब विलेय पदार्थ कैसा है, समान विलेय पदार्थ की भिन्न भिन्न सांद्रता, बोले तो मोलरता, जो सांद्रता मोलरता ही है, मतलब मोलरता अपने आप में एक सांद्रता ही है, कि जब समान विलेय पदार्थ की भिन्न भिन्न सांद्रता वाले दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक विलयनों को आपस में मिश्रित कर दिया जाए, तो परिणामी विलयन की मोलरता, परिणामी विलयन की मोलरता। क्वेश्चन कैसे आएगा हम वो देखेंगे, पहले सूत्र देख रहे हैं। विलयन की मोलरता क्या होगी, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ M रिजल्टेंट, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, MR से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये कह रहा है इतनी मोलरता का एक विलयन तो ये है, और दूसरा विलयन है जिसमें विलेय पदार्थ क्या है, समान है। इसमें भी मैंने विलेय पदार्थ घोल रखा है, कोई विलायक और उसमें भी घोल रखा है, तो विलयन बन जाएगा। इसकी मोलरता अलग है, उसकी मोलरता अलग है, इन दोनों को एक साथ मिला दूं, तो अगर एक साथ मिला दूंगा तो परिणामी विलयन की मोलरता मैं कैसे ज्ञात करूं। तो उसका सूत्र क्या है कि जैसे मैंने दो विलयन मिलाए होते तो M1V1 प्लस M2V2, अगर मैंने दो मिलाए होते, तीन मिलाए होते तो M3V3 हो जाता, बराबर MR रिजल्टेंट V1 प्लस क्या V2। ये इसको निकालने का क्या होता है, सूत्र होता है। अगर भिन्न भिन्न सांद्रता मोलरता वाले दो विलयनों को मिला दिया जाए जिनमें विलेय पदार्थ समान है,
इसी में वो विलय घोला है, उसी में दूसरे में वो विलय घोला है, दोनों की मोलरता अलग अलग है। मैंने अगर मोल और आयतन अलग अलग लिए हैं तो मोलरता भी अलग अलग होगी, सीधी सी बात है। तो दोनों को जब एक साथ ऐड कर देंगे तो परिणामी विलयन की मोलरता निकालने का क्या सूत्र है? तो उसका सूत्र क्या है? m1v1 प्लस m2v2 बराबर mr(v1 प्लस v2)। अगर दो हैं, तीन होते तो m3v3, तो यहाँ कर देते v1 प्लस v2 प्लस v3। तो मैं अगर mr निकालता, mr का मतलब परिणामी विलयन की मोलरता, mr का मतलब रिजल्टेंट परिणामी विलयन की मोलरता, क्या होता? m1v1 प्लस क्या m2v2 अपॉन किसका भाग लग जाता? v1 प्लस क्या v2 का। ये इसके निकालने का तरीका होता है। दो सूत्र बताए हैं, एक तो ये वाला दिमाग में रखना है, इस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं हम ये बात करेंगे। ये सूत्र कब लगाना है? ये सूत्र अब लगाना है कि किसी एक ज्ञात मोलर की मोलरता दे दी और उसको बोला कि इतना उसमें आयतन मिला दिया या मैंने तो उसको तनु कर दिया, तो परिणामी विलयन की मोलरता क्या होगी? ठीक है, तो m1v1 प्लस m2 मतलब m1v1 बराबर m2v2 क्या है यहाँ पर? ये मैं लिख दिया है। यदि समान विलय पदार्थ वाले दो अलग अलग सांद्रताओं के विलयन है, नीचे वाला अलग अलग सांद्रताओं के विलयन, उनको दोनों को एक साथ ऐड कर दिया था जिनकी मोलरता अलग अलग थी, तो परिणामी विलयन की मोलरता क्या होगी? तो उसको निकालने का क्या सूत्र है? m1v1। अगर दो अवयवी लिए हैं मैंने, दो मोलरता वाले विलयन, जिनकी एक की मोलरता दो की दूसरे की, दो लिए हैं, तो m1v1 प्लस m2v2 बराबर mr का मतलब परिणामी विलयन की मोलरता v1 प्लस v2। अगर तीन लेता तो m3v3 बराबर mr(v1 प्लस v2 प्लस v3। मतलब यहाँ आयतनों को जोड़ते जाना है जितने ले हैं, और यहाँ पर मोलरता और आयतन दोनों का क्या करते जाना है? गुणा करते जाना है। इस तरीके से इसकी क्या निकल आएगी? मोलरता। इसको लिखो, फिर हम आगे और बात करेंगे क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने मोलरता के जो सूत्र लिखे हैं, तो उन पे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर पहला देखो ये क्या कह रहा है कि यदि 5 ग्राम NaOH को 450 ml विलयन में उपस्थित हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। पहले वाला कर रहे हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है? मोलरता। मोलरता का सूत्र क्या होता है? विलय के मोल, ठीक है, बटे विलयन का क्या आयतन, किसमें? लीटर में। अगर लीटर की जगह ml में दे रखा है तो क्या कर देंगे? 1000 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। मोल बराबर क्या होता है? अगर मोल नहीं दे रखे, विलय का भार दिया गया भार बटे अणु भार, ये सूत्र होता है। NaOH के मोल नहीं दे रखे तो मोल निकालने का क्या तरीका है? दिया गया भार कितना? 5 ग्राम, NaOH का अणु भार कितना होता है? 40। इसका 23 होता है। सोडियम का, हाइड्रोजन का 1 24 और ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया? 40। तो मोल कितने आ गए? 5/40। ठीक है, मोल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? विलय का भार बटे अणु भार। फॉर्मूले हम पहले भी लिख सके हैं। विलयन का आयतन अगर ml में दे रखा है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1000 से। मोलरता निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। 5/40, ठीक है, इंटू कितना दे रखा है विलयन का आयतन? 450 ml मल्टीप्लाइड बाई क्या? 1000। 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। 5 नाम के 45, 9 चौको 36, ये ला जाएगा लगभग आपका। आप इसको सॉल्व कर भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा 4 दूनी के 8 और 2.5 आ जाएगा। 25/9 लगभग आ जाएगा। 0.26 या 0.27 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सूत्र दिमाग में रखना है। क्या सूत्र है? ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है। ग्राम में मात्रा दे रखी है तो इससे मैं क्या करूँगा? विलय के मोल निकाल लूँगा। मोल निकालने का क्या तरीका? दिया गया भार बटा अणु भार। विलय कौन है? NaOH। तो सूत्र क्या बन जाएगा? मोल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ। अभी पहले ही बात की थी। इससे आप क्या कर लेंगे? इसकी मोलरता निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है? 40% वेट बाई वॉल्यूम MgO की मोलरता ज्ञात करो। आप बोलेंगे सर ना तो विलय के मोल दे रखे ना विलय का ग्राम में मात्रा दे रखी, लेकिन क्या दे रखा है? 40% W/V क्या दे रखा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको दे रखा है। अगर आपको ये दे रखा है तो आप इससे विलय की मात्रा निकाल सकते हैं। अरे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं भैया। देखो कैसे निकालेंगे। इसका मतलब क्या है? पढ़ चुके हैं ये W/V। इसका मतलब ये क्या है कि 40 ग्राम जो MgO है वो कितने ml विलयन में उपस्थित है? 100 ml विलयन में क्या है? क्या है भैया? प्रेजेंट है। यही तो इसका मतलब। अगर ये दे रखा है 40% W/V का मतलब क्या है कि कितने ग्राम विलय 100 ml विलयन में उपस्थित है। इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ से विलय की मात्रा कितनी आ गई? 40 ग्राम। मोलरता निकालने का सूत्र क्या होता है? मोलरता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। वही विलय के मोल
बटे बिलियन का आयतन किस में, अगर ml में दे रखा है तो किससे गुणा कर देंगे 1000 से। या मुझे विलेय कौन है, MgO की मात्रा तो आगे मेरे पास 40 ग्राम इससे जो दिया हुआ है, लेकिन MgO की मोल नहीं आए। MgO का जो अणुभार होता है ये होता है, इसका 24 होता है Mg का, और इसका होता है 16, 40 होता है, इसका 40 होता है। तो MgO की मोल निकाल सकते हैं इससे हम, कैसे, दिया गया भार कितना 40 और मोल भी कितने आ गए, ये दिया गया भार भी 40 और अणुभार भी कितना है, होता है इसका 40 होता है। दिया गया भार भी कितना 40 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है MgO का वो भी कितना होता है 40 होता है। ठीक है, तो यहाँ से मोलरता आ जाएगी क्या, मोल कितना आ जाएगा 1, और इसकी जो ml में जो आयतन दे रखा है, बिलियन का आयतन ml में दे रखा है क्या 100 ml, बिल्कुल किस में दे रखा है ml में दे रखा है 100 ml। कैसे निकाला, ये जो दिया हुआ है मुझे इससे निकाला मैंने कि 40% W/V का मतलब क्या है, 40 ग्राम MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड 100 ml बिलियन में क्या है उपस्थित है। मैं पहले इन सांद्रताओं को पढ़ चुका हूँ। तो MgO के मोल निकाल लेंगे, दिया गया बार 40 ग्राम और MgO का अणुभार होता है वो भी 40, तो कितना मोल आ जाएगा 1 मोल। तो 1 बटे कितना, बिलियन का आयतन ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रखा है, 0 से क्या हो जाएगी 2 0 कट जाएंगे, और कितना आ जाएगा ये 10 मोलर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं। फिर अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, 0.2 मोलर NaOH के 100 ml में 300 ml तक अगर इसको तनुकरण किया जाए तो परिणामी विलयन की मोलरता होगी। सबसे पहले क्वेश्चन का ही वो समझे कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। मैंने बताया था कि फॉर्मूला वही है कि कोई इतने मोलर का इतने आयतन में विलयन है, तो अगर इसको और ज़्यादा तनुकरण किया जाए, मतलब और ज़्यादा इसको आयतन को बढ़ाया जाए, इसका मतलब कोई जैसे जल मिलाया जाए, कोई मिलाया जाए, तो फिर परिणामी विलयन की मोलरता क्या होगी। मतलब इतने मोलर का है, इतना आयतन है, तो अगर और आयतन को बढ़ा दिया जाए तो मोलरता क्या होगी। तो मैंने सूत्र पढ़ा था इस तरीके को निकालने के लिए, क्या M1V1 बराबर क्या M2V2, यही सूत्र पढ़ा था। मुझे पता है कि M1 का मतलब ज्ञात विलयन की मोलरता कितनी दे रखी है 0.2 मोलर, B1 का मतलब ज्ञात मोलरता वाला आयतन कितना दे रखा है 100 ml। पहले लिखो जो दिया हुआ है। मैं बोलता कि M2 क्या है, मुझे ज्ञात करना है कि अगर मैंने उसको तनुकरण किया है, इतने मोलर इतने आयतन में था, तो अगर मैंने और उसमें पानी मिला दिया, उसको और तनुकरण कर दिया, पतला कर दिया, तो अब मोलरता या सांद्रता पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मोलरता भी अपने आप में सांद्रता ही है। तो मुझे ये निकालने, और आयतन कितना दे रहा है, कितने आयतन तक किया है मैंने 300 तक, तो V2 क्या हो जाएगा 300 ml। इसको सूत्र में पुटअप कर दो, 2 गुणा 100 बराबर M2 मुझे ज्ञात करनी है, और V2 कितना दे रखा है 300। यहाँ से मैं M2 क्या निकाल सकता हूँ, M2 बराबर, इसको इधर ले जाऊँ तो 0.2 100 बटे क्या आ जाएगा 300। मुझे यही तो निकालना था, तो V2 को क्या ले जाता नीचे, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 0 पॉइंट से तो 30 और 2 1, ये आ जाएगा लगभग 0.06 इसका आंसर, 0.06 के आसपास। अरे इससे कटेगा 2 30 तो 2 15, मतलब 0.06 इसी के आसपास। आप इसको खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कितना ये आंसर आएगा, लगभग इतना ही आना चाहिए। इसको लिख लो आप, फिर अपन लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कैसे निकालें। देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.2 मोलर H2SO4 के 100 ml और 0.5 मोलर H2SO4 के 200 ml को आपस में मिलाने पर प्राप्त परिणामी विलयन की मोलरता होगी। कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सूत्र लगेगा। मैंने बताया था, सेकंड सूत्र बताया था मोलरता के लिए, स्पेशल फॉर्मूला। मैंने बोला अगर समान विलेय पदार्थ है और उसकी भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाला अगर विलयन बनाया गया, उन दोनों को जब आपस में मिला दिया जाए तो उसको उसमें परिणामी विलयन की मोलरता निकालने का मैंने एक सूत्र बताया था। आंसर नंबर 4 लिख रहे हैं, 4 का क्या बताया था, M1V1 प्लस क्या M2V2, परिणामी की होती है M रिजल्टेंट, और V1 प्लस क्या V2। ये फॉर्मूला इस सूत्र में लगेगा। देखो कैसे लगेगा अपन बता सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। यहाँ पे भी विलेय पदार्थ कौन दे रखा है H2SO4 100 ml में, और यहाँ पे भी कौन दे रखा है H2SO4। सांद्रता या मोलरता कितनी दे रखी है 0.2 मोलर, और यहाँ कितनी दे रखी है 0.5 मोलर। यही तो मैंने बोला था कि जब विलेय पदार्थ समान हो और उसकी भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयन को जब आपस में मिलाया जाए तो परिणामी विलयन की मोलरता निकालने का क्या सूत्र होता है। ये अगर दो सांद्रता 2 विलयन लिए हैं तो ये 3 लेते तो M3V3 हो जाता, तो यहाँ एक आयतन और जुड़ जाता V3। ठीक है, तो इसका मतलब यही सूत्र लगेगा। तो देखो इसका आंसर क्या निकालेंगे। M1 कितना दे रखा है 0.2, V1 कितना दे रखा है, इसका आयतन कितना दे रखा है 100, प्लस
0.5 मोलर का आयतन कितना दे रखा है 200, तो 0.5 गुणा क्या 200। मुझे निकालनी क्या है परिणामी विलयन की मोलरता और आयतन कितना है, एक तो 100 है और एक क्या है 200, तो V1 तो क्या है 100, इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, प्लस V2 क्या है 200। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 20, और इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 पंजे 10, 100 आ जाएगा, बराबर MR ये कितना आ जाएगा 300, अरे 2 पंजे 10 तो 100 ही आ जाएगा, 0.5 है। MR बराबर क्या करोगे 20 प्लस 100 बटे क्या आ जाएगा 300, सॉल्व कर दो क्या आंसर आ जाएगा 120, और 120 को करोगे 300 से तो अब जवाब दे सकते हैं आप अच्छे से। इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो कि नहीं कर सकते, बोल रहे सर कर सकते हैं। कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, 00 ये आ जाएगा 0.4 के समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। फॉर्मूला कैसे लगाना है पुट अप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन रहा था, क्या बन रहा था, आप इसका जवाब दे सकते थे। 4 क्वेश्चन कराएं, अब आगे हम बात करते हैं, इसको लिख लो फिर अपन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखो मोलरता पे बेस्ड कि 1 मोलर H2SO4 की 200 ml में कितना जल मिलाया जाए ताकि प्राप्त विलयन की सांद्रता 0.3 मोलर हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक की मोलरता दे रखी है और उसका आयतन दे रखा है, दूसरे की मोलरता दे रखी है और आयतन पूछ रहा है इतना मोलर था इतने आयतन का। तो अगर मोलरता इतनी करनी है तो मुझे कितना उसमें आयतन कितना बढ़ाना होगा, आयतन कितना हो जाएगा आयतन। तो देखो आयतन पूछ रहा है तो वही सूत्र लगेगा क्या M1V1 बराबर क्या M2V2। M1 कितना दे रखा है 1 मोलर, उसका आयतन कितना दे रखा है 200। M2 मेरे को दे रखी है कितनी 0.3 मोलर, और मेरे से पूछा क्या जा रहा है V2 कितना हो जाए, कितना जल मिलाया जाए कि प्राप्त विलयन की सांद्रता इतनी हो जाए। इसका मतलब इसका आयतन ही तो पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। तो V2 बराबर क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 200 और 0.3 जाएगा तो मल्टीप्लाइड कितने से करेंगे 0.3 तो 10, 2000 बटे 3 लगभग कितना आ जाएगा 3 18 3 18 3 18 और 3 7 21 इतना आ जाएगा लगभग। ठीक है, क्योंकि ये भी ml में दे रखा है, ये भी जो आंसर आएगा किस में आएगा ml में। अभी तो V2 आया अंतिम आयतन, लेकिन वो पूछ रहा है कि आयतन कितना बढ़ा, कितना आयतन मिलाया जाए कि प्राप्त विलयन की मोलरता हो जाए। तो ये दे रखा और अंतिम आयतन कितना आया इतना, तो कितना आयतन आएगा, आयतन में चेंज कितना आएगा, चेंज इन आयतन, वही तो पूछ रहा है कि कितना आयतन हो जाए, चेंज वॉल्यूम। तो अंतिम आयतन में से किसको हटा देंगे V2 माइनस V1। V2 आया कितना 666.7 और प्रारंभिक आयतन कितना आया 200। तो आयतन कितना आयतन हो जाए तो इतना आया, तो आयतन में परिवर्तन कितना आया 466.7 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ml में। ठीक है, आयतन में अंतिम आयतन तो इतना आया, और अगर पूछा आयतन में परिवर्तन कितना हुआ तो अंतिम में से किसको हटा देंगे प्रारंभिक आयतन को। आप इसको लिखें, फिर हम अगला बात करते हैं मोललता और नॉर्मलता पे। अगले हम बात करते हैं सांद्रता पद की। मोललता क्या होती है, मोललता। ठीक है, मोललता को इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। देखो क्या है इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसका मतलब मोललता को अंग्रेजी में बोलते हैं मोलैलिटी। क्या बोलते हैं मोलैलिटी। क्या आएगा सूत्र, विलेय के मोल बटे विलायक का भार, यही इसका सूत्र आएगा, विलायक का भार, वो भी किसमें, अरे किसमें किलोग्राम में, यही सूत्र बनेगा। ठीक है, अगर विलेय के मोलों को दिखा सकता हूं मैं
NV से, ठीक है। रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ शुरू से ही, विलायक का भार दिखा सकता हूँ मैं WA, ठीक है। NV का मतलब विलेय के मोल और WA मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ से, विलायक का भार, विलायक का भार। अगर विलायक का भार अगर ग्राम में दे दे तो क्या करोगे, तो मोलैलिटी का क्या सूत्र बनेगा, विलेय के मोल तो वही NV मोल, अगर विलायक का भार ग्राम में दे दे तो अगर विलायक का भार इसने किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, विलायक के भार को WA से, अगर इसको ग्राम में दे दे तो कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 1000 से इसको क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है। अगर ग्राम में दे दे, और विलेय के मोल नहीं दे और ग्राम में मात्रा दे दे तो मुझे पता है विलेय के मोल निकालने का क्या तरीका है, विलेय का भार WB बटे विलेय का अणु भार किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, MB से, ठीक है। विलेय के मोल निकालने का क्या तरीका होगा, विलेय के मोल विलेय का भार बटे उसका अणु भार, विलेय का भार WB और विलेय का अणु भार MB। तो क्या सूत्र बन जाएगा, क्या WB MB की जगह NB की जगह क्या लिख सकते हैं, WB अपॉन MB, विलेय का भार दिया गया भार बटे अणु भार इनटू WA, विलायक का भार अगर ग्राम में है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। एक तो ये सूत्र बन जाएगा, किलोग्राम में होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते नहीं, केवल यहाँ विलेय के मोल नहीं दे रखे, ग्राम में मात्रा दे रखी, तो आप ऐसे ऐसे इसका क्या कर सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं कि विलेय का ग्राम दिया गया भार बटे उसका अणु भार, तो उसको NB की जगह आप क्या ले सकते हैं, WB अपॉन MB। WA यहाँ पर क्या है, विलायक का भार। अगर मैं देखूँ इसकी यूनिट क्या होगी मोललता की, तो ऊपर तो कौन है, विलेय के मोल, तो मोल, और नीचे कौन है, विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में, तो क्या हो जाएगी, मोल पर किलोग्राम। या इसको कैसे लिख सकते हैं, मोल किलोग्राम इनवर्स, अगर किलोग्राम को ऊपर लाएंगे तो किलोग्राम पे कैसा चार्ज आएगा, -1, इसको बोलेंगे मोल किलोग्राम इनवर्स। अगर मैं बोलूँ कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा मोलैलिटी पे, तो देखो कहीं वॉल्यूम आ रहा है क्या, आयतन कहीं नहीं आ रहा, नीचे भी ग्राम में मात्रा और ऊपर भी ग्राम में मात्रा। अगर आयतन नहीं आएगा तो फिर टेम्परेचर के प्रभाव की मतलब ही नहीं है, इसीलिए मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ये ऐसी राशि है जो ताप से क्या रहती है, प्रभावित। बहुत बार IIT में PMT का जो एग्जाम होता था, नीट का जो एग्जाम होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी ऐसी सांद्रता पद है जो ताप से प्रभावित नहीं होती, तो उसमें रखा जैसे मोलरता, नॉर्मलता या मोललता और सभी। तो सभी नहीं करना है, कौन सा करना है, मोललता, क्योंकि मोलरता और नॉर्मलता भी हम आगे बात करेंगे, नॉर्मलता भी ताप से प्रभावित होती है, तो उसमें नीचे आयतन आता है। मोलरता तो होती है क्योंकि मोलरता में आयतन होता है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल तो आयतन आ रहा है तो वो प्रभावित होती है। मोललता प्रभावित नहीं होती क्योंकि मोललता में कहीं भी आयतन का जिक्र नहीं है। क्या होती है आप देख सकते हैं। जैसे इस पर क्वेश्चन कैसे बनता, क्वेश्चन ऐसे बनता कि 5 मोल NaOH, 5 मोल NaOH 90 ग्राम विलायक में उपस्थित हैं, तो विलेयन की मोललता निकालिए। तो 5 मोललता निकालने का क्या सूत्र है, विलेय के मोल बटे विलायक का भार, किसमें, किलोग्राम में, लेकिन यहाँ किसमें दे रखा है, ग्राम में, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देते आप, 1000 से। तो जो भी आंसर आपका आता आप कर देते आराम से, ठीक है। कर सकते नहीं कर सकते, जो भी आंसर आ जाता आप कैलकुलेट करके इसको कर देते। अगर मोल नहीं देगा तो उसका ग्राम में मात्रा दे देगा, तो उससे विलेय के क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो मोललता ये है, एक ओवरऑल व्यू लिया है हमने कि मोललता क्या है, ता का क्या प्रभाव होता है, यूनिट क्या होती है इसकी, ठीक है। क्या इसके सूत्र बन सकते हैं वो हमने लिख लिए, इसको आप लिख लो, फिर अपन आगे बात करते हैं नॉर्मलता की। तो हमारी जो अगली जो सांद्रता है, अंतिम सांद्रता पद, वो है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली ध्यान से देखें। किसी भी लेक्चर को देखने से पहले पिछला लेक्चर जो जरूर देखा करें। नॉर्मलता को अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मलिटी, और कैपिटल L से इसको N से इसको दिखाया जाता है, ठीक है। क्या इसकी परिभाषा है, तो इसकी परिभाषा है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों
की संख्या, ग्राम तुल्यांक को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। मोलरता जैसी है कुछ ना कुछ, केवल कितने का अंतर है कि मोलरता तो क्या थी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ग्राम मोलों की संख्या तो कहला रही थी मोलरता, लेकिन 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता। अगर मैं नॉर्मलता का फॉर्मूला लिखूं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी, ठीक है, बराबर विलेय पदार्थ के क्या ग्राम तुल्यांक, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। ये इसका एक फॉर्मूला बना। और क्या क्या बन सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आ गई, ग्राम तुल्यांक क्या चीज़ है। जैसा मोल निकालना तो हम जानते हैं, लेकिन ग्राम तुल्यांक तो हम जानते ही नहीं क्या होता है। तो मैं बताऊंगा ना क्या होते हैं ग्राम तुल्यांक। देखो, ग्राम तुल्यांक क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा जो दी गई है। जैसे ग्राम तुल्यांक देते जब तो सीधी निकाल लेंगे नॉर्मल सा, लेकिन उसने ग्राम तुल्यांक नहीं दी और ग्राम में मात्रा दे दी, तो हम ग्राम में मात्रा से मोल तो निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ मोल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, वो तो मोलरता में चला जाता है। इसमें ग्राम तुल्यांक का कॉन्सेप्ट है। तो अगर ग्राम में मात्रा दे दी कि इतने लीटर में इतना ग्राम उपस्थित है, तो नॉर्मलता ज्ञात करो। तो ग्राम में मात्रा देने से हम ग्राम तुल्यांक कैसे ज्ञात करें। तो ग्राम तुल्यांक बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा जो कि हमको दी हुई होगी, ग्राम में मात्रा बटे उसका तुल्यांकी भार, जो विलेय पदार्थ दिया उसका तुल्यांकी भार, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। अब ये चक्कर पड़ गया तुल्यांकी भार क्या है, तो हम अभी आगे बात करेंगे तुल्यांकी भार क्या है। अभी इतना देखो, तो ग्राम तुल्यांक निकालने का तो ये तरीका है कि विलेय की जो ग्राम में मात्रा दी हुई है उसमें किसका भाग दे दो, उसके तुल्यांकी भार का। तुल्यांकी भार क्या है हम अभी बात कर रहे हैं। तो नॉर्मलता का क्या फॉर्मूला बनेगा, नॉर्मलता बनेगा विलेय की ग्राम में मात्रा का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, विलेय की मात्रा को मान सकता हूँ मैं WB, विलेय की मात्रा, तो WB अपॉन E मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, और किस में, लीटर में। ये फॉर्मूला बन सकता है। ग्राम तुल्यांक की जगह मैं क्या रख दूं, विलेय की ग्राम में मात्रा, जिसको WB से बोल रहा हूँ, जो दी हुई होगी बटे तुल्यांक की भार E, तो WB अपॉन E इंटू लीटर। अगर लीटर की जगह वॉल्यूम ml में दिया होता तो नॉर्मलता बराबर क्या, ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांक की भार, मतलब इसका मतलब क्या है, ग्राम तुल्यांक जो यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब यही तो है, इंटू VmL में अगर दिया हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। तो एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक। अब बात आती है कि तुल्यांकी भार क्या है। तुल्यांकी भार कैसे निकालें, तुल्यांकी भार निकालने का क्या तरीका होता है कि जो विलेय पदार्थ का भार होता है, विलेय का जो अणुभार है, अभी हम अच्छे से निकालना सीखेंगे। विलेय का जो तुल्यांकी भार का जब भाग देंगे ग्राम में मात्रा जो दी हुई है, तभी क्या आएंगे, ग्राम तुल्यांक, और ग्राम तुल्यांक आएंगे तभी क्या आएगी, विलयन की नॉर्मलता। तो ग्राम तुल्यांक निकालना सीख गए, उससे अगर ग्राम तुल्यांक आ जाएंगे तो नॉर्मलता आ जाएगी। लेकिन तुल्यांकी भार क्या है उसको निकालना सीखेंगे तभी कौन आएगा, ग्राम तुल्यांक। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, विलेय का अणुभार बटे उसका संयोजकता कारक, बटे उसका संयोजकता कारक, जिसको यहाँ तो बोला जाता है एक्स फैक्टर, या उसको कभी कभार बोल देते हैं वैलेंसी फैक्टर। कुल मिला के बात क्या है कि जो विलेय पदार्थ है उसका जो अणुभार है, अगर उसमें उसके संयोजी कारक या एक्स फैक्टर या बैलेंसी कारक, उसको बैलेंसी फैक्टर, क्योंकि संयोजी को बैलेंसी भी बोलते हैं, बैलेंसी कारक अगर भाग दे दें तो उसका क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार। अभी हम अलग से तुल्यांकी भार निकालना सीखेंगे। ये तो हमने फॉर्मूला लगा है, इससे कैसे निकालते हैं, ये तो एक थ्योरेटिकल है।
तो नॉर्मलता का क्या फॉर्मूला बन जाएगा एक अगर देखा जाए, क्या बन जाएगा? तो तुल्यांक की भार की जगह मैं क्या लिख सकता हूं कि विलेय उसका अणुभार विलेय का, जिसको मैं नाम दे सकता हूं एमबी। एमबी इसको कैसे अपन एक्सप्लेन करेंगे, अभी तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं अपन ये सीखेंगे। ये तो तुल्यांक की भार निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ रखेंगे इसको। तो मुझे पता है तुल्यांक की भार की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, विलेय की मात्रा इस सूत्र में, विलेय की मात्रा WB बटे तुल्यांक की भार होता है। तुल्यांक की भार बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, MB बटे एक्स कारक या बैलेंसी फैक्टर या संयोजी कारक, ठीक है, ये लिख सकता हूँ MB बटे ये। और अगर आयतन दिया हुआ है ml में तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 1000 से। ये इसका मतलब ये किसकी जगह रखा हुआ है मैंने, MB अपॉन एक्स कारक विलेय का अणुभार बटे एक्स कारक या संयोजी कारक किसकी जगह रखा हुआ है, उसके तुल्यांक की भार की जगह, ठीक है, रखा हुआ है। अभी हम तुल्यांक की भार निकालना सीखेंगे, कैसे निकालेंगे अच्छे से। अब मेरे से पूछा जाए कि जो ये राशि है नॉर्मलता, ये तो मैं अभी ओवरऑल बात कर रहे हैं, तुल्यांक की भार अच्छे से निकालना सीखेंगे, अभी मैं अच्छे से बताऊंगा अलग से कि जो नॉर्मलता है वो ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा नॉर्मलता पे। तो आयतन आ रहा है, नीचे आ रहा है आप बोलेंगे, तो अगर आयतन आ रहा है तो 100% प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आयतन बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, तो ताप का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आयतन आ रहा है। और अगर आयतन बढ़ेगा तो नॉर्मलता में क्या आ जाएगी, नॉर्मलता वाली जो सांद्रता है उसमें कमी, क्योंकि नॉर्मलता और जो आयतन है एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, ठीक है। क्या बात की, नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, विलेय के पदार्थ के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। अगर लीटर में है तो लिख दें, अगर ml में तो 1000 से गुणा करते हैं। ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, विलेय की ग्राम में मात्रा, जिसको WB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो दी हुई होगी, बटे तुल्यांक की भार का अगर भाग दे दें तो वो क्या आ जाए, ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक आ जाएंगे तो नॉर्मलता आ जाएगी। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको विलेय की ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांक की भार इंटू V लीटर आयतन में, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ग्राम तुल्यांक की तो है, WB अपॉन तुल्यांक की भार का मतलब क्या है, ग्राम तुल्यांक। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं WB अपॉन, ये तो लिख दिया। लीटर में जब तो कुछ नहीं, अगर ml में तो 1000 से गुणा। तुल्यांक की भार कैसे निकालें, तुल्यांक की भार निकालने का क्या तरीका है कि विलेय पदार्थ का जो अणुभार होता है, जो विलेय कोई जैसे H2SO4 होगा या NaOH जिसको घोल रहे हैं, अम्ल को घोल रहे हैं, क्षार को घोल रहे हैं, लवण को घोल रहे हैं, किस में घोल रहे हैं, तो वही होगा विलेय। तो विलेय का अणुभार बटे उसके संयोजी कारक का अगर भाग देते तो उसका क्या आ जाता है, तुल्यांक की भार। हम इस पर अच्छे से बात करेंगे। अभी तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है कि विलेय पदार्थ का जो अणुभार उसका संयोजकता कारक या एक्स कारक या वैलेंसी फैक्टर का भाग देते तो उसका तुल्यांक की भार आ जाएगा। तुल्यांक की भार आ जाएगा तो उससे इसके क्या आ जाएंगे, ग्राम तुल्यांक। और अगर ग्राम तुल्यांक आ जाएंगे तो उससे क्या आ जाएगा, इसकी नॉर्मलता हम निकाल सकते हैं किसी भी विलयन की। इसको लिख लो। फिर हम ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर नीचे आयतन आ रहा है तो ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा तो नॉर्मलता में क्या आ जाएगी, कमी। इसको लिख लो। फिर हम बात करते हैं तुल्यांक की भार कैसे निकालें, अम्लों का, क्षारों का, जो विलेय पदार्थ दिए हुए हैं उनका कैसे तुल्यांक की भार निकालें। इसको लिखो। बात करते हैं तुल्यांक की भार की। तुल्यांक की भार क्या होता है, अगर अब हम 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो 11वीं क्लास में हमको परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी। तुल्यांक की भार क्या है, कैसे ज्ञात करते हैं। परिभाषा लिखिए कि तुल्यांक की भार किसी भी परमाणु, अणु या आयन किसी का तुल्यांक की भार क्या है, तो किसी पदार्थ का वह भार जो हाइड्रोजन के A भार भाग से, ऑक्सीजन के 8 भार भाग से, क्लोरीन के 35.5 भार भाग से, Ag के 108 भार भाग से संयोग करता है, वही उसका क्या कहलाता है, तुल्यांक की भार कहलाता है। कैसे करता है वो डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ें कि किसी पदार्थ का वह भार जो हाइड्रोजन के 1 भार भाग से, O2 के 8 भार भाग से और Cl के 35.5 भार भाग से और Ag के 108 भार भाग से जो संयोग करे उसे ही पदार्थ का क्या कहते हैं, तुल्यांक की भार कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में कैसे समझाएं, ये तो डेफिनेशन हो गई। देखो एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करता कि SO2 मेरे को दे रखा है और इसमें मुझे सल्फर का तुल्यांक की भार बताना है, ठीक है। देखो कैसे, आप किसके रेस्पेक्ट में बताएंगे, ऑक्सीजन दे रखा है तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ही बताएंगे कि ऑक्सीजन के साथ कितना संयोग कर रहा है, वही इसका क्या कहलाएगा, तुल्यांक की भार। एक अलग तरीका भी बताऊंगा मैं इसको निकालने का कि कैसे निकालते हैं, एक परिभाषा के अनुसार। देखो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे एक बात बताओ कि 32 भार ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है कितना, सल्फर संयोग करता है, सल्फर कितना कर रहा है, 32 भार भागी कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा। सल्फर की कितनी मात्रा है यहाँ पर, 32 ग्राम। सल्फर का परमाणु भार 32 ग्राम होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 2 का कितना होगा, 32 ग्राम, ठीक है। इसका परमाणु भार, अणु भार, एक ऑक्सीजन परमाणु का तो 16 होता है तो O2 है, तो उसका अणु बन गया, तो अणु भार कितना होगा, 16 दूना के 32। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूंकि 32 भार भाग ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, सल्फर कितना कर रहा है, 32 भार भाग, तो
तुल्यांक भार का मतलब ऑक्सीजन के कितने बार भाग से करे, 8 बार भाग से, तो इसीलिए 8 बार भाग से करेगा, भाग से। सल्फर कितना करेगा, तो 32/16 इंटू क्या 8, 8 दूना के 16 और ये कट जाएगा कितना 16 बार, कितना आ जाएगा ये 16 आ जाएगा, और यही इसका क्या कहलाएगा, तुल्यांकी भार। एक क्वेश्चन में बताता हूँ, जैसे में मेरे से पूछा गया ये CuO, इसमें मेरे से पूछा गया कि कॉपर का निकालें तुल्यांकी भार। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु भार कितना 16 ग्राम, और कॉपर का होता है 63.5, ठीक है। एक कॉपर है इसीलिए एक कॉपर का परमाणु का होता है 63.5 होता है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना आएगा ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि 16 ग्राम क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है कितने ग्राम से, 63.5 ग्राम से अगर संयोग कर रहा है 16 ग्राम क्या ऑक्सीजन से ये कर रहा है, 63.5 ग्राम कॉपर कर रहा है, तो 8 ग्राम से करेगा। मतलब क्वेश्चन मुझे दे रखा तो ऑक्सीजन के 8 बार भाग से, तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल कि 16 ग्राम या 16 ग्राम ऑक्सीजन से कॉपर कितना संयोग कर रहा है, 63.5 ग्राम, ये अलग है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मुझे पता है कि 8 ग्राम से करेगा, क्योंकि तुल्यांक भार क्या होता है, किसी परमाणु का या किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के 8 बार भाग से जितना संयोग करता है वही उसका क्या होता है, तुल्यांकी भार। ये परिभाषा के अकॉर्डिंग मैं इनको सॉल्व करा रहा हूं, फिर मैं एक तरीका और बताऊंगा आप लोगों के लिए। देखो तो क्या आएगा, 8 ग्राम से कितना करेगा, 16 ग्राम से, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल 16 ग्राम से कितना कर रहा है कॉपर 63.5, तो 8 ग्राम से कितना करेगा, तो हम बोल देंगे कि 63.5/16 इंटू क्या 8, 8 से कट जाएगा 2 बार, और इसका क्या आ जाएगा जस्ट अपोजिट 31 पॉइंट या 32 पॉइंट कुछ इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका क्या होगा, कॉपर का तुल्यांकी भार, ठीक है। ये इसका निकालने का परिभाषा जो दी हुई है इसके अनुसार निकालने का इसका ये तरीका होता है, ठीक है। इसको लिखो, एक एग्जाम्पल के रूप में इसको लिख लो कि परिभाषा ये है, तो इसकी तो इस परिभाषा को कैसे एक्सप्लेन करें कि ऑक्सीजन के 8 बार भाग से कैसे ये ज़्यादा होगा, अपने ऑक्सीजन को ज़्यादा माना है। तो अगर SO2 देखें तो 32 ग्राम ऑक्सीजन से कर रहा है, 32 ग्राम अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, तो 8 बार भाग से 8 ग्राम से कितना करेगा 16, ये इसका क्या कहलाएगा, तुल्यांकी भार। ये तो एक थ्योरेटिकल मैटर है, सैद्धांतिक एक परिभाषा के अनुसार कैसे ज्ञात करते हैं ये आप इसको लिखें, फिर मैं आगे और कराता हूँ। किसी अम्ल का कैसे निकालें, किसी क्षार का कैसे निकालें, किसी तत्व का कैसे निकालें, किसी आयन का कैसे निकालें, किसी लवण का कैसे तुल्यांकी भार निकालें, तो वो हम बात करेंगे। इसको आप लिख लो एक बार। देखो किसी तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकालें, ये एकदम शॉर्ट तरीका है, बहुत अच्छा। किसी आयन का कैसे निकालें, किसी लवण का कैसे निकालें, अभी हम अम्ल की बात करेंगे और फिर क्षार की बात करेंगे। सबसे पहले तत्व का तुल्यांकी भार निकालने का क्या तरीका है, तत्व का ग्राम परमाणु भार बटे उसकी संयोजकता। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता, संयोजकता को मैं लिख सकता हूँ, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी लिख सकता हूँ। देखो कैसे, जैसे मैं बात करता SO2 का मैंने अभी निकाला था, 16 आया था उस परिभाषा के अनुसार। या मैं सल्फर का निकालता तो क्या तरीका होता, सल्फर का ग्राम परमाणु भार होता है 32 बटे उसकी संयोजकता। मतलब सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बना रखे हैं, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ती है, ठीक है। तो कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4। इस पर जब अपन ऑक्सीकरण निकालते तो ये आता +4 आता है इस पर, तो इसीलिए उसकी संयोजकता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। कैसे आता है, एक ऑक्सीजन पर होता है -2, तो 2 पे -4, तो सल्फर पे कितना आता +4, क्योंकि ये उदासीन तभी बनता जब सल्फर +4 और ये -4। इसी इस कितने का भाग दे देंगे, इसमें 4 का भाग दे देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 चौको 32, ठीक है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आया। अगर मैं एग्जांपल लेता SO3 का, अगर SO3 का एग्जांपल लेता तो देखो कितना आता, सल्फर का कितना होता है, वही 32 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर सल्फर की जो संयोजकता है वो है 6, 3 ऑक्सीजन के साथ इसने 6 बॉन्ड बना रखे हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ती है। या एक ऑक्सीजन पर -2 4, तो -6 आएगा, 3 पे तो इस पर कितना आएगा +6, तो कितने का भाग लग जाएगा, 6 का, जितना भी इसका आंसर आ रहा होगा। उसके बाद देखो आयन का तुल्यांकी भार निकालने का क्या तरीका है, आप लोग आयन का भी निकाल सकते हैं। आयन का कैसे निकालेंगे, आयन का ग्राम आयन भार बटे आयन पर आवेश। जैसे मैं बोलता कि कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार याद करो, तो आप लोग याद करते कि कार्बोनेट आयन का जो ग्राम आयन भार है कितना होता है, कार्बन का 12, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 3 48, ठीक है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 का 48, कार्बन का 12, तो कितना हो जाता है 60 बटे उस पर क्या आयन पर आवेश, कितना आवेश है 2, चाहे माइनस है चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है, कोई सा आयन पर टोटल आवेश कितना है, इस आयन पर कितना है -2 है, तो 2 का भाग दे दिया, कितना आ जाएगा इसका तुल्यांकी भार 30 आ जाएगा। जैसे मैं बोलता
सल्फेट, और पूछा जाता है इसका तुल्यांकी भार याद करें। तुल्यांकी भार निकालने का क्या तरीका है, इसका आयन ग्राम आयन भार बटे इस पर आयन पर आवेश, सल्फर का 32 और इसका होगा 16, एक ऑक्सीजन का 16 चौको 64, एक ऑक्सीजन का 16 तो 16 चौको 64 और इसका 32 तो कितना हो गया 96 और इस पर आवेश कितना है 2, तो कितने का भाग दे देंगे 2 का, तो इसका क्या आ जाएगा तुल्यांकी भार। ऐसे ही मैं निकालता PO4 - 3 का, इसको फॉस्फेट बोलते हैं, इसको सल्फेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, ठीक है। इसका निकालता तो फॉस्फेट का जो अणु भार होता है या जिसका आयन भार होता है वो बटे इस पर कुल आवेश, कुल आयन पर आवेश कितना है इस पर 3 है, तो कितने का भाग लग जाता 3 में। कुल मिला के अगर आयन का निकालना है तो आयन का जो भार है, आयन में जो परमाणु उनका भार मिला के आयन का भार बनेगा, उसमें जितना आवेश है आयन पर धनावेश है तो उतने का भाग, ऋणावेश है तब भी उतने का भाग, जितनी संख्या में वो है उसका भाग दे देंगे। इसके बाद देखो लवण का तुल्यांकी भार निकाला, कहते हैं लवण का ग्राम अणु भार बटे कुल धनावेश या कुल ऋणावेश। जैसे मैं बात करता NaCl का मुझे तुल्यांकी भार निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना क्या क्या तरीका, NaCl का अणु भार कितना होता है, जितना भी होता है NaCl का, इसका होता है 23 और इसका होता है 35.5, तो इसका अणु भार Cl का होता है 35.5 और सोडियम का होता है 23 बटे किसका भाग दे देंगे, कुल धनावेश या कुल क्या ऋणावेश। कुल धनावेश कितना है 1 या कुल ऋणावेश कितना है 1, किसी एक चीज का भाग दे दो, या तो टोटल धनावेश का भाग दे दो या टोटल ऋणावेश का भाग दे दो, तो उतना ही आ जाएगा जितना इसका क्या होगा अणु भार आएगा। अगर मैं बात करता CaCl2, ठीक है, CaCl2 का जितना अणु भार है इसका होता है 40 और इसका होता है 35.5, तो 2 का हो जाएगा कितना 71 और 40 जितना भी आए उसको जोड़ दो, इस कैल्शियम का होता है 40 बटे कुल धनावेश कितना आएगा +2 और ऋणावेश कितना आएगा -2, क्योंकि एक Cl पर -1 तो 2 पर -2, तो कितने का भाग दे देंगे 2 का, तो जितना भी इसका आंसर आ रहा होगा। मैं बोलता Na2CO3, ठीक है, पूछता आप इसका तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे, Na2CO3 10H2O, एक ये सॉल्ट होता है, लवण होता है, कैसे निकालेंगे तुल्यांकी भार, कुल धनावेश या कुल ऋणावेश। Na तो +1 बनाता है, CO3 होता है -2, तो अगर Na प्लस है तो Na की संख्या कितनी है 2, तो कितना आएगा -2, या नेगेटिव कितना है -2, मतलब ये Na तो +2 है और कार्बन कितना है -2, तो टोटल धनावेश कितना है +2 और एक Na पर Na प्लस और इस पर कितना है -2, तो टोटल धनावेश या टोटल ऋणावेश, टोटल धनावेश भी कितना आएगा, एक Na पर Na प्लस तो 2 पर 2 प्लस, एक कार्बोनेट पर -2 तो कितना आएगा 2 ही आएगा, चाहे तो टोटल धनावेश भी 2 आएगा, टोटल ऋणावेश भी, जो भी इसका अणु भार होगा उसमें कितने का भाग दे देंगे इसके टोटल धनावेश का टोटल ऋणावेश का, तो टोटल धनावेश भी 2 है, टोटल ऋणावेश भी क्या है 2 है। ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तत्व का कैसे निकालते हैं ऐसे, आयन कैसे निकालते हैं और लवण का कैसे निकालते हैं ऐसे। लवण में जो टोटल धनावेश होता है या टोटल ऋणावेश होता है, या तो धनायन जितना है उतने का भाग सेम ही आएगा, जब भी तो उदासीन रहता है लवण के, जितने धनायन उतने ऋणायन, जैसे Na + Cl- तो प्लस भी 1 और माइनस भी उतने का क्या दे देंगे भाग उसके अणु भार में। इसको लेकर अपन बात करते हैं अम्ल का और क्षार का कैसे निकालें। करते हैं अम्ल का और क्षार का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करें। जैसे अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करना हो तो इसका तरीका क्या होता है, अम्ल का अणु भार बटे अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता का मतलब ये होता है कि दिए गए H+ आयनों की संख्या, अम्ल की क्षारकता का मतलब क्या होता है, दिए गए H+ आयनों की क्षमता कितने का है वो H+ आयन दे रहा है उनका क्या दे देंगे भाग दे देंगे। देखो वही हाइड्रोजन अम्लीय होती है जो ऐसे परमाणु से जुड़ी है जिसकी विद्युत ऋणता 3 या 3 से क्या है अधिक है। इसका मतलब यदि हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ी है या ऑक्सीजन से जुड़ी है या नाइट्रोजन से जुड़ी है, वही हाइड्रोजन क्या होती है अम्लीय होती है। ठीक है, देखो बात करते हैं, एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। मेरे से दिया गया होता कि H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करें, तो क्या करेंगे, H2SO4 का अणु भार, H2SO4 का अणु भार होता है 98 ग्राम बटे क्या अम्ल की क्षारकता, मतलब दिए गए H+ आयनों की क्या संख्या, कितने H+ आयनों का भाग लगेगा, कितने दे रहा है ये 2 दे रहा है, 2 दिख रहे हैं तो 2 का क्या दे देंगे भाग दे देंगे। पर जरूरी नहीं है जितने हाइड्रोजन देखें उतनों का ही भाग दें, क्योंकि वही हाइड्रोजन अम्लीय होगी जो या तो ऑक्सीजन से जुड़ रही है या फ्लोरीन से जुड़ रही है या नाइट्रोजन से जुड़ रही है। देखो H2SO4 की बात करें कि दोनों हाइड्रोजन अम्लीय हैं क्या, अगर ऑक्सीजन से जुड़ेंगी तो होंगी अम्लीय। H2SO4 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कुछ, देखो ऐसी OH और क्या OH। इसका मतलब ये भी हाइड्रोजन किससे जुड़ रही है ऑक्सीजन से, ये भी किससे जुड़ रही है ऑक्सीजन से, तो दोनों क्या होंगी अम्लीय, H+ के रूप में क्या हो जाएंगी बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, ये कैसे निकलती है, विद्युत ऋणता के आधार पर। विद्युत ऋणता क्या होती है, किसी बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है, बहुत ज्यादा होती है, तो हाइड्रोजन से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, H+ को क्या कर देगा बाहर, और जो H+ के रूप में जो H+ आयन देते हैं वही क्या होते हैं अम्ल। तो अम्ल की क्षारकता का मतलब दिए गए H+ आयनों की संख्या का क्या दे देंगे भाग, तो इसका कितना आ जाएगा तुल्यांकी भार 49 आ जाएगा। फास्फोरस के 3 अम्ल होते हैं, एक तो होता है H3PO4, ठीक है, एक होता है H3PO3 और
एक होता है H3PO2, इसको बोलते हैं फास्फोरस, फास्फोरिक अम्ल, इसको फास्फोरस अम्ल और इसको हाइपोफास्फोरस अम्ल। देखो H3PO4 की स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसी होती है, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी। इसका मुझे तुल्यांक बाहर निकालना होता, इसका निकालना होता और इसका। H3PO3 की कैसी होती है, डबल बॉन्ड O, OH, OH और एक H, क्योंकि ऑक्सीजन का हो गया कम। H3PO2 की कितनी होती, कैसी होती है, P डबल बॉन्ड O, H, H और क्या OH, ये स्ट्रक्चर होती है H3PO2 की। हम क्या बोल रहे हैं कि अम्ल का तुल्यांक बाहर निकालने का क्या तरीका है, उसका अणुभार जितना भी H3PO4 का होगा बटे उसके द्वारा दिए गए H+ आयनों की संख्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अम्ल की क्षारकता। मैंने बोला वो H+ आयन कौन से होने चाहिए, जो अम्लीय हों, और अम्लीय कौन होंगे, जो किससे जुड़े हैं, या तो फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या किससे, नाइट्रोजन से, जिनकी विद्युत ऋणता 3 या 3 से अधिक है, उनसे अगर जुड़े हुए हैं। विद्युत ऋणता का क्या मतलब हम आगे बात करेंगे, किसी बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता होती है विद्युत ऋणता। ठीक है, तो देखो इसमें जो हाइड्रोजन है ये भी किससे जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन से, तो ये भी H+ के रूप में निकलेगी। इस ये भी किससे जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन से, और ये भी किसने से जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन से। इसीलिए कितने का भाग लगेगा, 3 का इसमें क्या लगेगा, इसके अणुभार में भाग लगेगा। मेरे से पूछता है H3PO3 का तुल्यांक भार ज्ञात करें, तो इसका जो अणुभार आएगा वो बटे इसके द्वारा दिए गए H+ आयनों की संख्या। अब क्या इसमें क्या देख रहे हैं कि मुझे कितने H+ आयन होंगे, 3, लेकिन नहीं, उन H+ आयनों का भाग देना है जो H+ के रूप में बाहर निकले। जरूरी नहीं जितने हाइड्रोजन हो उतने का भाग देना है, नहीं। मैंने बोला जो हाइड्रोजन कैसी हैं, अम्लीय हैं। अम्लीय कौन, जो ऑक्सीजन से जुड़ी हैं, फ्लोरीन से जुड़ी हैं या नाइट्रोजन से। यहाँ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन देख रही है, सिर्फ ऑक्सीजन से। देखो ये वाली हाइड्रोजन किससे जुड़ी है, ऑक्सीजन से, तो H+ के रूप में, ये वाली किससे जुड़ी, H+ के रूप में, लेकिन ये वाली हाइड्रोजन किससे जुड़ी, डायरेक्ट फास्फोरस से, तो ये अम्लीय नहीं होगी और H+ के रूप में नहीं निकलेगी। केवल कितने हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेंगे, 2, इसीलिए कितने का भाग लगेगा, 2 का लगेगा इसके अणुभार। ठीक है, इसकी बात करो H3PO2 का तुल्यांक बाहर निकालना है, तो इसका जो अणुभार है वो बटे इसके द्वारा दिए गए H+ आयनों की संख्या। तो आप बोलेंगे सर 2 दिख रहे हैं तो 2 का भाग दे दें, नहीं। स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये P डबल बॉन्ड O, H, H और OH, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है क्या, नहीं जुड़ रहा, ना तो ये वाला ना ये वाला। केवल कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, 1, इसीलिए कितने का भाग लगेगा, 1 का, क्योंकि वही हाइड्रोजन दिखाने हैं यहाँ दिए गए H+ आयन जो किससे जुड़ी है, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन या नाइट्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ पे तो ऑक्सीजन जो अम्लीय है, अम्ल की क्षारकता का मतलब उसके द्वारा दिए गए H+ आयनों की संख्या, वो उसकी क्षारकता होती है। इसीलिए H3PO2 में कितने का भाग लगेगा, तुल्यांक भार निकालने के लिए उसके अणुभार में 1 का भाग लगेगा। 1 का भाग का मतलब कुछ नहीं आएगा, तो जितना अणुभार होगा उतना ही H3PO2 का क्या आ जाएगा, तुल्यांक भार आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में एक। अब देखो क्षार का कैसे निकालें, देखो बेस का क्या होता है, क्षार का अणुभार बटे उसके द्वारा उसकी अम्लता। अम्लता का मतलब होता है उसके द्वारा दिए गए OH आयनों की संख्या, क्योंकि हमने पढ़ा था 10वीं क्लास में कि जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, आर्मीनियस थ्योरी के अनुसार क्षार कहलाते हैं। तो अम्ल की क्षार की अम्लता का मतलब होता है दिए गए OH- आयनों की संख्या। देख मेरे पास होता है जैसे NaOH, मुझे NaOH का क्या निकालना होता, तुल्यांक भार। तो NaOH का अणुभार सोडियम का 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16। कितना आ जाएगा, 40। इसके द्वारा दिए गए OH आयनों की संख्या कितनी है, 1, इसीलिए कितना आ जाएगा, इसका तुल्यांक भार भी कितना आ जाएगा, जितना इसका क्या होगा, अणुभार। अगर नीचे वाला ये राशि 1 आ रही है तो जितना अणुभार होगा उतना ही क्या हो जाएगा, तुल्यांक भार। मेरे से एक एग्जाम्पल और होता BaOH का हॉल्टवाइज, इसको बोलते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये भी बेस होता है। ठीक है, आपसे पूछता है कि इसका तुल्यांक भार कैसे निकालोगे, तो इसका जो अणुभार होगा उसमें कितने का भाग दे देंगे, जितने OH आयन दे रहा होगा। कितने OH आयन देगा, 2 OH आयन देगा, क्योंकि 2 OH आयन है इसलिए कितने का भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, ऐसे निकालते हैं क्षार का तुल्यांक भार और ऐसे निकालते हैं अम्ल का तुल्यांक भार। इस प्रकार के एग्जाम्पलों में थोड़ा याद रखें, जरूरी नहीं जितने H+ आयन दे रखे हैं वही अम्लीय हों या उन्हीं का भाग लगे। किनका भाग लगेगा, जो किनसे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन से। इसमें 2 का लगा क्योंकि एक ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा, डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा है। इसमें 1 का ही भाग लगा क्योंकि केवल एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, जबकि यहाँ कितने लिख रहे हैं, H3PO3 H3PO2 है, 3 लिख रहे हैं। जरूरी नहीं कि जितने H+ देख रहे हैं उतने का भाग लगे। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, इसीलिए मैंने करवाया। इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, इसको फास्फोरस और इसको बोलते हैं हाइपोफास्फोरस। ठीक है,
इसको लिख लें। इस लेक्चर में हमने बहुत सारा, ये थोड़ा बड़ा लेक्चर हो गया लेकिन पूरा देखें इसको, है ना। इसमें हमने नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और तुल्यांक की बार कैसे निकालते हैं। अगले लेक्चर में हम इन तीनों पे क्वेश्चन करेंगे, नॉर्मलता पे, मोललता और मोलरता के अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।